नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे हैं हिंदी। और हिंदी के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, जो हिंदी का टोटल सिलेबस है, यानी जो हमारे एसआई यानी अर्थात अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि हिंदी आती है उसमें पूछे जाने वाला है। तो आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे और हिंदी को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, यानी वर्णमाला से। और आप सभी को पता है कि जैसे कि जो हमारे यूपीएसआई के फॉर्म जिन्होंने फिल किए थे उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अक्टूबर के लास्ट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, यानी अक्टूबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, बहुत ही तगड़ी करके, क्योंकि जिसे डबल स्टार लेना है तो वो तो जानता है कि भैया कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं करनी। और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 90+ आपके बन जाएं हिंदी में, मैथ में और जीएस में, ठीक है। तो हम पर डे आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, एक दिन मैथ, एक दिन जीके और एक दिन हिंदी, या ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 क्लासें डल जाए, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। देखेंगे नेक्स्ट, यानी जो हमारी वर्णमाला है यूपीएसआई में, ये ध्यान रखना कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान से पढ़ेंगे। जो वर्णमाला है, मैं आपसे बता दूं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है। एक तो है इसमें वर्ण और दूसरा है माला। एक है वर्ण और दूसरा है माला, यानी अर्थात वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है वर्णमाला। ऐसा मान लीजिए, मैं इसे लिख सकता हूँ कि हम कह सकते हैं कि वर्णों की माला जिस प्रकार एक मोती की माला नहीं होती, उसी प्रकार एक वर्ण की माला नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है वर्णों की माला। लेकिन आपने देखा होगा, ऐसा मान लीजिए कि हमारे गले का हार है, क्या है ये, गले का हार है, इसमें मोती लगे हुए हैं। ये क्या लगे हुए हैं? मोती लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा, यदि ये किसी कारणवश टूट जाए तो क्या होता है, हम मोती को आगे पीछे डाल सकते हैं कि ये जो टूट जाए जब, तो हम जानते हैं कि ये वाला मोती यहाँ पर हो जाए, या ये यहाँ पर पहुँच जाए, या ये यहाँ पर पहुँच जाए, कोई सा मोती कहीं पर भी पहुँच सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश वर्णमाला के वर्ण बिखर जाए और हम उसे एकत्रित करें, यानी अर्थात इकट्ठा करें, तो ध्यान रखना कि वो व्यवस्थित क्रम में होता है। व्यवस्थित का मतलब होता है, यदि 1 बजा है तो 1 के बाद 2 ही बजेगा, 3 नहीं बज सकता। व्यवस्थित यानी अर्थात कहने का मतलब है कि ए के बाद क्या आना है? आ ही आना है, ठीक है। आ के बाद क्या आना है? छोटी ई आनी है, और उसके बाद बड़ी ई आनी है। और यही क्रम कहाँ तक चलता है? हमारा है तक चलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारी वर्णमाला की परिभाषा यहीं से बन जाती है। हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित क्यों लगाया? क्योंकि वर्णों को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसीलिए हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब मैं आपसे एक बात और बता दूं, यदि कोई आपसे कहे कि वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में मूलतः वर्ण होते हैं 52, यानी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। लेकिन वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? यदि भाग पूछे तो 2 भागों में। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, और वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। यदि हम बात करें वर्ण क्या होता है, तो वर्ण को हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण स्वर रहित होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी वर्णमाला है, आपसे कहा जाए कि वर्णमाला में वर्ण किस आधार पर पाए जाते हैं या रखे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हमारी वर्णमाला में जो वर्ण रखे जाते हैं वो उच्चारण के आधार पर,
यानी जो हमारी वर्णमाला में जो वर्ण रखे गए हैं वो उच्चारण के आधार पर रखे गए हैं। उच्चारण के आधार पर मतलब कैसे? ऐसा मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो हमारा कै कबूतर है, यानी अर्थात कबूतर है, कबूतर के बाद क्या बोलता है? कै खरगोश बोलता है। कभी आपने देखा कि कै कबूतर के बाद चे चम्मच बोलता है? नहीं ना, कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप जानते हैं कै कबूतर भी कंठ से बोला जाता है और कै खरगोश भी किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए कै कबूतर के बाद चे चम्मच को नहीं लिया जाता, क्योंकि चे जो है ये किससे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी वर्णमाला को उच्चारण के आधार पर रखा गया है, क्योंकि पहले कंठ बोला जाएगा, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत्य, फिर औष्ठ्य वर्ग बोला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वर्णमाला को किसके आधार पर रखा गया है? उच्चारण के आधार पर। और मैंने अभी बताया वर्णों का जो समूह होना चाहिए वो हमारी वर्णमाला है पर स्टार्ट, यानी ऐसे स्टार्ट होती है और है पर समाप्त हो जाती है। बात करें यदि हम कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा है व्यंजन। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, अब ऐसा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हमने देखा एक खंबा यहाँ पर खड़ा है और ये थोड़ा सा आड़ा हो गया, तो हमने दूसरे खंबे की टेक लगा दी ताकि ये गिर ना जाए। ठीक है, और एक खंबा बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सा खंबा स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र क्या होता है? जो स्वयं पर टिका हुआ हो, यानी अपने आप पर टिका हो, तो हम कहेंगे ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, तो अब ये बताइए जो स्वतंत्र होता है, यानी मैंने कहा जो हमारा ए है ये, और जो ये कै कबूतर है ये किससे मिलकर के बना है? आधा कै प्लस ए से। इतनी बात सभी जानते हैं, जो हमारा कै कबूतर है ये किससे मिलकर बना है? आधा कै प्लस ए। ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो अब ये बताइए, ये जब किसी से मिलकर नहीं बना तो हम इसे स्वतंत्र कहेंगे या इसे स्वतंत्र कहेंगे? इसे स्वतंत्र कहेंगे ना। तो इसका मतलब हमें पता चला ए स्वर है, तो हमने बताया कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और किसी की सहायता से मिलकर नहीं बने होते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यदि व्यंजन की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि व्यंजन में क्या है, यानी वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम पहले स्वरों की। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है और वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला को उच्चारण के आधार पर रखा गया है और जो हमारी वर्णमाला का समूह है वो ऐसे स्टार्ट होती है और है पर समाप्त होती है। ठीक है, अब मैंने बात बताया आपको कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं और जो वर्ण स्वतंत्र नहीं होते उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो बात करते हैं पहले हम स्वर की। तो ध्यान देंगे इधर कि यानी जो हमारा स्वर है, मैंने अभी आपको बताया कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं और किसी की सहायता से मिलकर नहीं बने होते उन्हें हम स्वर कहते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, यानी कुल संख्या कितनी है, तो 13 है। लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए तो देवनागरी लिपि अनुसार कुल स्वरों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है देवनागरी लिपि अनुसार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि 13 नहीं दिया गया है तो 11 और 11 नहीं दिया गया है तो 13। यदि आपसे पूछा जाए देवनागरी लिपि अनुसार तो 11 है, नहीं तो अन्यथा 13 है। और 13 कौन से हैं? बात करते हैं हम कुल स्वर, तो है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये होते हैं हमारे कुल टोटल 13 स्वर, जो कि हमारे कुल स्वरों की संख्या में
रखे जाते हैं। लेकिन बात यह है कि स्वरों से क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, तो हम उन पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपसे कहा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, यानी जो हमारे स्वर हैं कि स्वरों की संख्या, यदि हमसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा हमारा 11। अब इसमें हमारे जब 11 हैं तो 2 स्वर नहीं लिए जाते। कौन से हैं वो? एक तो है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ठीक है, क्यों नहीं लिए जाते मैं आपको बता दूं। ये लिखने के आधार पर स्वर हैं, लेकिन बोलने के आधार पर व्यंजन हैं। जैसे कि ऐसा मान लीजिए, मैंने लिखा संधि लिख दिया, तो ये लिखा तो मैंने अनुस्वार है, आप सभी को पता है, लेकिन क्या काम करता है, ये आधे नए की आवाज़ दे रहा है, यानी अर्थात किसी व्यंजन की आवाज़ देता है, इसीलिए इसे स्वरों की संख्या में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही अतः है, ये है की आवाज़ देता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अयोग वहा वर्ण। क्या कहा जाता है? अयोग वहा वर्ण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अयोग वहा वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और अयोग वहा वर्ण कौन से होते हैं? अनुस्वार और दूसरा विसर्ग होता है। यदि हम बात करें कि कम से कम स्वर, कम से कम या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो कम से कम या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10, और किसे छोड़ा जाता है? 2 तो हैं हमारे, एक तो है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग, और तीसरा आ जाता है इसमें रीरी। और रीरी का यही कारण है, रीरी क्या लिखते हैं हम? री और री। ठीक है, रीरी ये बोलते हैं, लेकिन इसमें एक स्वर और एक व्यंजन लिया जाता है, इसीलिए इसे हम उच्चारण के आधार पर छोड़ देते हैं, यानी बोलने के आधार पर छोड़ देते हैं। यदि आपसे कहा जाए बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 10 ही होते हैं, क्योंकि उच्चारण करना ही बोलना होता है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कम से कम या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 ही होती है। लेकिन यदि हम बात करें, आपसे कहा जाए कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं उनकी संख्या होती है, यदि हमारे 10 ऑप्शन में दी गई है तो सबसे पहले हमें 10 लगानी है, और यदि 10 ऑप्शन में नहीं दी गई तो हम 12 लगा सकते हैं। क्योंकि देवनागरी लिपि अनुसार कुल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, और 11 में से एक का, यानी एक की मात्रा नहीं होती, और मात्रा किसकी नहीं होती? छोटे ए की। तो ए की जब मात्रा नहीं होती तो बचे कितने? 10, और यदि 13 हैं तो बचे कितने? 12। पहले हमें मान्यता 10 को देनी है और उसके बाद 12 को देनी है। यदि आपसे कहा जाए भाषा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो 12 होती है, और किसे छोड़ा जाता है? रीरी को छोड़ा जाता है। ठीक है, किसे छोड़ा जाता है? रीरी को छोड़ा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कुल स्वर 13 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है, कम से कम या उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, मात्रा के आधार पर 10 या 12 होते हैं। सबसे पहले मान्यता 10 को देनी है और उसके बाद 12 को। यदि आपसे कहा जाए ऐसे कितने स्वर हैं जिनकी मात्रा नहीं होती, तो केवल एक स्वर है जिसकी मात्रा नहीं पाई जाती, अन्यथा सभी स्वरों की मात्रा पाई जाती है। और आपसे कहा जाए कि भाषा के आधार पर कितने हैं, तो 12 हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपसे कह दे कोई कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कि संधि स्वर कितने होते हैं, यानी संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है संधि स्वर होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं संधि स्वर। और संधि स्वर कौन से होते हैं? यदि हम बात करें संधि स्वरों की, तो आप इसे नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा ऊपर, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं संधि स्वर की।
तो संधि स्वरों को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहीं से वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था। यदि किसी ने 2018 वीडियो का पेपर दिया होगा तो उसे बिल्कुल क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा था कि जो हमारे संधि स्वर थे, मैंने आपको अभी बताया कि आपसे पूछा जाए कि संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संधि स्वरों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? संधि स्वर होते हैं 7। और कौन से होते हैं? एक होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं हमारे संधि स्वर, यानी अर्थात इनका संधि में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है संधि स्वर। लेकिन बात क्या हुई कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वो क्वेश्चन था ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए थे। वहाँ पर दिया गया था ओ, आ, ए और ऐ। ये 4 ऑप्शन थे, या फिर यहाँ पर ऐ नहीं था, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर औ था। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो बात करते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, ये सभी के सभी दीर्घ हैं, लेकिन यहीं से भी दीर्घ स्वर पूछा गया। जब 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं और दीर्घ स्वर पूछा तो कोई सा ना कोई सा तो होगा। विभाग ने कहीं ना कहीं जा करके तो सोचा होगा कि दीर्घ स्वर कैसा है। तो हमने वो क्वेश्चन जो उठाया गया था वो यहाँ से उठाया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि जो हमारे संधि स्वर हैं वो 2 भागों में बांटे गए थे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर था दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर, या फिर हम कह सकते हैं केवल दीर्घ स्वर, और दूसरे पर था संयुक्त संधि स्वर, संयुक्त संधि स्वर, या फिर हम कह सकते हैं केवल संयुक्त स्वर। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए दीर्घ संधि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 3 होती है। और कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और आपसे कहा जाए संयुक्त संधि स्वर कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं। और कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ये कहलाते हैं हमारे संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, कौन सा नहीं है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया था, अन्यथा ये सभी के सभी सातों के सातों क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। क्योंकि जब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इससे आगे हम स्वरों का वर्गीकरण ही पढ़ने वाले हैं। और स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से होगा, जिसमें से पहला ही होगा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, और 7 के साथ यही होते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन बात यह है, ये सभी के सभी दीर्घ हैं, लेकिन फिर भी दीर्घ ही पूछा है। तो ध्यान रखना, वो वहाँ से नहीं पूछा जाता, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो वहाँ पर हमारा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।